Hello friends, in this video we are going to discuss about the terpenoids, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड जो सेमेस्टर 5th का सब्जेक्ट है उसका टॉपिक टर्पेनॉइड्स पढ़ेंगे आज हम लोग। यूनिट 3 का पहला ही टॉपिक है टर्पेनॉइड्स। यूनिट 3 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेमेस्टर 5th बी फार्मा। सबसे पहले टर्पेनॉइड्स होते क्या है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। टर्पेनॉइड्स जो होते हैं टर्पीन से बनते हैं। किससे बनते हैं टर्पेनॉइड्स? टर्पेनॉइड्स बनते हैं टर्पीन से। टर्पीन से टर्पीन्स को क्या किया जाता है? मॉडिफाइड किया जाता है केमिकली, सच एज बाय ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन। या तो उनके कार्बन पोजीशन में इस तरीके से कार्बन के स्केलेटन में क्या किया जाता है? रीअरेंजमेंट किया जाता है। कार्बन के स्केलेटन में रीअरेंजमेंट कर देते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू जो भी उनमें रीअरेंजमेंट होता है, या फिर जो भी उनमें रीअरेंजमेंट होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर रीअरेंजमेंट कार्बन स्केलेटन में, उसी की मॉडिफिकेशन से क्या बनते हैं? टर्पीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? टर्पेनॉइड्स में। टर्पीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टर्पेनॉइड्स में। उसी रिजल्टिंग इन ऑक्सीडेशन और रीअरेंजमेंट के बाद जो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्पेनॉइड्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्पेनॉइड्स का यहाँ पे इस तरीके से CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये एग्जाम्पल किसका? टर्पेनॉइड्स का। टर्पेनॉइड्स को हम लोग और क्या कहते हैं? आइसोप्रीनॉइड्स भी टर्पेनॉइड्स को ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स में क्या होगा? टर्पीन्स हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज, उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जो आइसोप्रीन यूनिट, इसका मेन फार्मूला क्या होता है? C5H8। ये होता है मेन फार्मूला किसका? आइसोप्रीन यूनिट का है, जिसका दूसरा नाम क्या है? हेमीटर्पीन। हेमीटर्पीन। क्लास की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहला क्या है? आइसोप्रीन, जिसका दूसरा नाम क्या है? हेमीटर्पीन। इसमें क्या होता है? C5H8 जो सिंपल फार्मूला होता है वो। अब मोनोटर्पीन्स, सेस्क्यूटर्पीन्स, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मोनोटर्पीन्स में क्या होगा? ये फार्मूला होगा मोनोटर्पीन्स का। किस तरीके से लिखा गया है? ये C5H8 का होल ट्वाइस, इस तरीके से। यानी कि बनेगा क्या? इसके इंटू जब हम लोग अंदर इसमें भी करेंगे और इसमें भी, तो क्या फॉर्म होगा? C10H16। ये वाला फॉर्मूला फॉर्म होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर मोनोटर्पीन्स के, तो क्या क्या होंगे? कैम्फर, मेंथोल एंड ब्लैक पेपर। कैम्फर, मेंथोल एंड ब्लैक पेपर, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये है मोनोटर्पीन्स के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था हमारा? आइसोप्रीन यूनिट। सेकंड पार्ट क्या था? मोनोटर्पीन्स। थर्ड पार्ट क्या है? सेस्क्यूटर्पीन। सेस्क्यूटर्पीन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C5H8 का होल थेराइस। ये हुआ फॉर्मूला किसका? सेस्क्यूटर्पीन का। सेस्क्यूटर्पीन का फॉर्मूला क्या हुआ? C5H8 का होल थेराइस। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C15H24। ये किस तरीके से है? C15H24। एग्जाम्पल है क्या? आर्टेमिसिया, ARTEMISIA, आर्टेमिसिया। इसके बाद में डाइटर्पीन्स। आप लोगों ने एक चीज़ देखी इन फार्मूला में, फर्स्ट फार्मूला ये था हमारे पास मोनोटर्पीन्स के लिए, और सेकंड क्या है? ये डाइटर्पीन्स के लिए, सॉरी सेस्क्यूटर्पीन के लिए। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 आ गया। बस यही फार्मूले में एक चेंज है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। इसके बाद में डाइटर्पीन्स की बात कर लेते हैं। फार्मूला क्या है डाइटर्पीन्स के लिए? फार्मूला है C5H8 का होल 4। इस पे क्या आ गया? यहाँ पे होल 4। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरीके से। C5H8 का होल 4, यानी कि ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? C20H32। यहाँ पे बस डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन और टेट्राटर्पीन्स में एक ही बात है। यहाँ पे क्या होगा? अगर डाई है, डाई का मीन्स क्या होता है? 2,
ट्राई का मीन्स क्या होता है 3 और टेट्रा का मीन्स क्या होता है 4। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 8 है, 4 का ट्वाइस है, यहाँ पे 3 का ट्वाइस है 6 और यहाँ पे 2 का ट्वाइस है 4। यही एक। और जैसे यहाँ मोनोटर्पीन्स में भी था, मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल और यहाँ पे क्या था इसका ट्वाइस यानी कि 2। इसी तरीके से मोनोटर्पीन्स, सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स, ये सब इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, डाइटर्पीन्स का एग्जांपल है टेक्सस और ट्राइटर्पीन्स का एग्जांपल क्या है एम्बरग्रिस और टेट्राटर्पीन्स का एग्जांपल कैरोटीन्स। टेट्राटर्पीन्स का एग्जांपल क्या है कैरोटीन्स। बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया। आप लोग अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे जो है कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। bpharmanotes.com है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ ही आप लोगों के उसके लिए पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट लेक्चर की। वहाँ पे एक एक यूनिट आप लोगों को इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। ये वाली यूनिट जो है यूनिट 3 वो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स तक हो गया। इसके बाद में फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास मेंथोल। मेंथोल में क्या क्या पढ़ेंगे, मेंथोल है सबसे पहली बात, मोनोटर्पीन एल्कोहल है। मोनोटर्पीन एल्कोहल है, हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था वहाँ पे मोनोटर्पीन के एग्जाम्पल्स में क्या क्या थे। मोनोटर्पीन के एग्जाम्पल्स में थे वहाँ पे कैम्फर, ब्लैक पेपर एंड मेंथोल। मोनोटर्पीन्स के एग्जाम्पल में क्या क्या थे, कैम्फर, ब्लैक पेपर एंड मेंथोल। सबसे पहले बात आ जाती है किसकी, बायोलॉजिकल सोर्स की, किसके, मेंथोल के। मेंथोल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पिपरमेंट ऑयल में मिलता है ये। अब ये जो पिपरमेंट ऑयल है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्पीसीज ऑफ मिंट से। स्पीसीज ऑफ मिंट कौन कौन सी स्पीसीज, मैंथा पिपरेटा एंड मैंथा आर्वेंसिस। मैंथा पिपरेटा एंड मैंथा आर्वेंसिस। पिपरमेंट ऑयल प्रोड्यूस होता है स्पीसीज ऑफ मिंट से। और स्पीसीज कौन कौन सी स्पीसीज हैं वे, मैंथा पिपरेटा, मैंथा आर्वेंसिस। और इस पिपरमेंट ऑयल से क्या मिलता है हम लोगों को, मेंथोल मिलता है। इसी पिपरमेंट ऑयल से क्या क्या मिलता है, मेंथोल मिलता है, मेंथोल। इसके बाद में फैमिली की बात करें तो लेबिएट फैमिली है। लेबिएट ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे फाउंड होता है, यूरोप, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए, बुल्गारिया एंड इंडिया। डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो ये इसके डायग्राम्स हैं यहाँ पे कुछ, आप लोग इजीली चेक कर लीजिए आराम से, नहीं कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, कलर कैसा होगा, कलरलेस, ऑर्डर कैसा होगा, प्लीजेंट या फिर पिपरमेंट लाइक, पिपरमेंट की तरह की इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसके बाद में टेस्ट कैसा देते हैं, कूलिंग टेस्ट देते हैं, यानी कि ठंडक पहुंचाते हैं, या फिर एरोमेटिक भी आप लोग बोल सकते हैं। शेप कैसी होगी, नीडल लाइक क्रिस्टल्स होंगे। क्रिस्टल्स होंगे किसकी तरीके से, नीडल की तरीके से। इस तरीके से जो क्रिस्टल्स होते हैं उस फॉर्म में होंगे ये, नीडल लाइक क्रिस्टल शेप होगी। आइसोलेशन की बात करें, आइसोलेट कैसे करेंगे अब हम इसे, अगर हम लोगों को आइसोलेशन देखना हो तो किस तरीके से करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीन्स क्या, इसकी फाउंड कैसे करेंगे, इसे रिमूव आउट कैसे करेंगे, ऐसे कि आइसोलेट कैसे करेंगे हम लोग इसे। हमें पता है कि पिपरमेंट ऑयल से ये फाउंड होता है, पिपरमेंट ऑयल में मिलता है मेंथोल, पिपरमेंट ऑयल में। पिपरमेंट ऑयल का दूसरा नाम क्या है, मैंथा ऑयल। पिपरमेंट ऑयल को क्या कहते हैं हम लोग, मैंथा ऑयल। किसके थ्रू ऑब्टेंड होता है पिपरमेंट ऑयल या फिर मैंथा ऑयल, ये ऑब्टेंड होता है हाइड्रो डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन। इसके बाद में जो ऑयल हमारे पास हमें मिला मैंथा ऑयल या पिपरमेंट ऑयल से, उसको हम लोग, ये जो दोनों ऑयल मिले हमें किसकी, उससे पिपरमेंट ऑयल, मैंथा ऑयल जो हमें मिला, इसको हम, ये मिला हमें हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। अब इसके बाद में जो ये ऑयल हमें मिला मैंथा ऑयल या फिर पिपरमेंट ऑयल, इसको मैंथा ऑयल और मेंथोल ऑयल में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मेंथोल है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और ये मैंथा ऑयल है, ये मैंथा ऑयल है और ये मेंथोल है। मैंथा ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिपरमेंट ऑयल भी बोलते हैं,
ठीक है। इसके बाद में इस ऑयल को क्या करेंगे, कूल करने के लिए रख देंगे। कूल जब तक कूल नहीं होगा तब तक हम लोग इसे टच नहीं करेंगे। उसके बाद में कूल होने के बाद जैसे ही ये इसके बाद में क्रिस्टल्स ऑफ मेंथोल ऑब्जर्व होंगे। उस जो ये ऑयल हमने कूल किया इसमें क्या होगा, क्रिस्टल्स अपीयर होंगे। किसके, मेंथोल के क्रिस्टल्स अपीयर होंगे मेंथोल के। इसके बाद में मेंथोल क्रिस्टल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसकी प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मेंथोल क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट कर लेंगे और बाद में हमें क्या होगा, आइसोलेट हो जाएंगे हमारे क्या, मेंथोल क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में। यानी कि मेंथोल कैसा मिलेगा हम लोगों को, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इसके बाद में आइसोलेशन के बाद में यहाँ पे केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। केमिकल टेस्ट या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। केमिकल टेस्ट को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोल लेते हैं हम लोग कभी कभार। 10 mg मेंथोल क्रिस्टल्स लेंगे जो हमने ऑब्टेन किए थे, क्या 10 mg में लेंगे, कितना मेंथोल क्रिस्टल्स लेंगे 10 mg में, ठीक है। उसके बाद में उसमें 4 ड्रॉप्स मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। उसके बाद में फ्यू ड्रॉप्स मिलाएंगे वैनिलिन की, तो कैसा कलर अपीयर होगा, ऑरेंज येलो कलर अपीयर होगा। अब ये ऑरेंज येलो कलर कैसा, अगर हम लोग इसे वाटर में मिलाएंगे, इस वाले पूरे सॉल्यूशन को, पूरे मतलब इस तरीके के क्रिस्टल्स जो हमारे अपीयर हुए थे, अगर उसमें वाटर ऐड करेंगे तो कलर कैसा चेंज हो जाएगा, वियोलेट कलर में चेंज हो जाएगा। ये ऑरेंज येलो टू वियोलेट कलर अपीयर हो। इसके बाद में एनालिसिस टेस्ट देख लेते हैं। एनालिसिस किस तरीके से करेंगे हम लोग, मेंथोल की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बेसिक मेथड है TLC, डेट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। TLC इज इक्वल टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या करेंगे, 1 mg मेंथोल लेंगे, उसे डिसॉल्व कर लेंगे 1 ml मिथेनॉल में। ये 1 mg तो क्या हुआ, ये तो हुआ क्रिस्टल फॉर्म हुई हमारे पास, और इसको डिसॉल्व किस में करेंगे हम लोग, 1 ml ऑफ मेथेनॉल में। मेथेनॉल कैसा होगा, लिक्विड। ये ml में लिया है तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड होगा, और ये mg में लिया हुआ है तो ये किस में होगा, ये होगा क्रिस्टल फॉर्म में। तो 1 mg क्या लेंगे, 1 mg मेंथोल लेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टल्स अपीयर हुए थे वो क्रिस्टल्स लेंगे मेंथोल के, और इसमें सेकंड पार्ट क्या लेंगे, उसे डिसॉल्व कर लेंगे 1 ml मेथेनॉल में। इसके बाद में सिलिका जेल प्लेट पे स्पॉट अप्लाई करेंगे हम लोग। सिलिका जेल प्लेट पे स्पॉट अप्लाई करने के बाद इसको जो है पूरे इस सिलिका जेल प्लेट को क्या करेंगे, इल्यूट कर लेंगे प्योर क्लोरोफॉर्म में। इल्यूट का मतलब क्या होगा, इल्यूट का मतलब होगा किसी भी एक सॉल्वेंट को रिमूव आउट कर देना, एक सॉल्वेंट को रिमूव आउट कर देना। यानी कि जब हम लोगों ने उसे क्लोरोफॉर्म से वॉश किया तो क्या हुआ, हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ मेंथोल रह गया, मेथेनॉल क्या हुआ, वॉश आउट हो गया। उसके बाद में उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इल्यूट, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। इल्यूट, यहाँ पे इल्यूट मतलब इस क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। क्यों, हमें एक सॉल्वेंट रखना है और एक जो है रिमूव आउट करना है। तो इल्यूट क्या होती है, प्रोसेस होती है एक सॉल्वेंट को रिमूव आउट करने की। उसके बाद में ड्राई करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 1% वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट को स्प्रे करेंगे उस पूरे ड्राइड सॉल्यूशन में। क्या करेंगे, 1% वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट को स्प्रे करेंगे। उसके बाद में हीट करेंगे इस पूरे उसको, कितने टेम्परेचर पर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए स्प्रे करेंगे, वो हीट करेंगे। और उसके बाद में हमें मेंथोल की RF वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मेंथोल की RF वैल्यू कितने के से कितने के बीच में मिलेगी, 0.48 टू 0.62, इसके बीच में हम लोगों को मिलेगी मेंथोल की RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होती है, ये तो आप इसे रिटार्डेशन फैक्टर बोल सकते हैं। या फिर रिटेंशन फैक्टर भी बोल सकते हैं।
होता क्या है बेसिकली, फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन मिनट वेट कीजिए, एक सेकंड ज़रा, मेरा कॉल आ रही है, एक सेकंड। हाँ, तो आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्वेंट। एक सेकंड में ये चेक कर लेता हूँ, मुझे इस फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न है। ठीक बोल रहे थे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये क्या होता है, आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में यूजेस देख लेते हैं हम लोग, मेंथोल के कुछ यूजेस यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे वेबसाइट bpharmanotes.com से जाके ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है, आप लोग कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं, किसके, मेंथोल के क्या क्या यूजेस होंगे। सबसे पहला बेसिक यूज़ क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन देता है, यानी कि ठंडक प्रोवाइड करता है। मेंथोल को हम एज अ प्रोडक्ट यानी कि फ्लेवरिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कफ ड्रॉप्स में, बेवरेजेस में और कैंडीज़ में। इसके बाद में माइनर पेन और इरिटेशन को भी रिलीफ देता है, मतलब इसमें भी हम लोगों को आराम पहुंचाता है। किसमें, माइनर पेन में, अगर हम लोग इसे ले लेते हैं, माइनर पेन हो जब हमें या फिर इरिटेशन हो तो उसमें भी क्या होगा, आराम मिलता है अगर हम लोग इसे ले लेते हैं। इसके बाद में कुछ अदर यूजेस, इसके बाद में यूज जो आ जाता है नेक्स्ट, वो होता है एंटी प्रोरेटिक एजेंट का, यानी कि ईचिंग को कम कर देता है। क्या, मेंथोल जो है क्या करता है, ईचिंग को रिड्यूस कर देता है, यानी कि एज अ एंटी प्रोरेटिक एजेंट। इसके बाद में एज अ टॉपिकल एनाल्जेसिक, यानी कि हम लोग टॉपिकली इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए इस तरीके से। और इसके बाद में सनबर्न्स को ट्रीट करता है ये। और अगर हम लोग शेव करते हुए अगर हम लोगों को रेज़र मतलब ब्लेड कुछ लग जाता है तो उसमें भी, रेज़र बर्न में भी ये रिलीफ देता है। कॉमनली यूज्ड इन ओरल हाइजीन में यूज़ करेंगे इसे, यानी कि माउथ वॉश, एज अ माउथ वॉशनर टूथपेस्ट में, और माउथ स्प्रे में भी यूज़ करेंगे। एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूमरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। एज अ कार्मिनेटिव एंड एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन भी होता है। एज अ कार्मिनेटिव, यानी कि कार्मिनेटिव क्या होता है, एक्सपेल आउट गैस फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि एज अ कार्मिनेटिव भी यूज़ करेंगे हम लोग इसको। और एज अ एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, एंटी स्पाज्मोडिक ये क्या होता है, एंटी स्पाज्मोडिक ये होता है जब आप लोगों ने सुना होगा ऐठन मरोड़ इस तरीके से, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, और एज अ कार्मिनेटिव भी यूज़ करते हैं। तो ये सब इनके यूजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिट्राल के बारे में। सिट्राल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, सिट्राल। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग ये पीडीएफ पूरी हमारी वेबसाइट bpharmanotes.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट सेमेस्टर वाइज कंप्लीट नोट्स गिवन है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।